हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज भी आपको दी जाएगी एमजेटी ऐप पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। रिविजन करेंगे सबसे पहले कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वां सदस्य देश बन गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अलावा भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस भी है इस संगठन में। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था है एनबीडीए, इसके नए अध्यक्ष बने हैं रजत शर्मा। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ईटीएफ लॉन्च किया है। पीएम मोदी को अभी रशिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। और बिरलेस्टिक 2024 ये एक सैन्य अभ्यास है, ये कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। जून 2024 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को मेल के लिए और स्मृति मंधाना को फीमेल क्रिकेटर के लिए। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया की यात्रा की है। ऑस्ट्रिया की यात्रा पिछले 41 वर्षों में करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं और कुल तीसरे प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जाने वाले भारत के। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रमुख सलाहकार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है और वेलनेस ब्रांड है हूप, इसमें इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ी हैं पीवी सिंधु। अभी राजस्थान सरकार ने 4.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल के लिए कल की वीडियो जरूर देखिए। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने एक दिन में रिवीजन किया है। क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई नाम की एक लड़की है दोस्तों, पाकिस्तान के एक्टिविस्ट हैं मलाला यूसुफजई, और इनके ही सम्मान में इनके जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली में 2012 में जब ये 15 साल की थी, मात्र 15 साल की, तब इन पर एक अटैक हुआ था और वो अटैक तालिबानियों के द्वारा किया गया था। इनके सर में गोली लगी थी, इनको बस में से मतलब बस में जा रहे थे, तब इन पर अटैक किया गया था। क्यों अटैक किया गया था? क्योंकि ये वहां पर लड़कियों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ती थी, मतलब कि ये एक्टिविस्ट थी। तो उसी समय इन पर अटैक किया गया था जब ये 15 साल की उम्र की थी, 2012 में। फिर 2014 में जब ये 17 साल की उम्र में हुई, तब इनको इनके कामों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, क्योंकि गोली लगने के बावजूद इन्होंने अपने काम को नहीं रोका। इन्होंने लड़कियों के लिए लड़ना, शिक्षा की लड़ाई के लिए लड़ना, एक्टिविटी करना ये जारी रखा। इसलिए यूएन ने इनको इनके सम्मान में 2013 में एक दिवस घोषित कर दिया, 12 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, और आगे चलकर इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। आप कमेंट करके मुझे बताइए, दिसंबर 2014 में भारत के भी एक व्यक्ति को मिला था नोबेल पीस प्राइज। एक्चुअली में दोनों ने इस नोबेल प्राइज को साझा किया था। कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन थे वे व्यक्ति, भारत के थे, मतलब हैं भी, अभी भी हैं। मलाला यूसुफजई के सम्मान में 2015 में एक एस्ट्रॉइड का नाम भी रखा गया है, जिसका नाम 316201 मलाला रखा गया है। इनकी पुस्तक के नाम की अगर बात करें तो आई एम मलाला इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है आई एम मलाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों अभी एक बार फिर से लिस्ट आई, दुनिया के सबसे किफायती देशों की लिस्ट, जिसमें दुनिया में प्रवासियों के लिए कौन से देश किफायती हैं, कितने ज्यादा, उनकी ये लिस्ट है। किफायती बोले तो कि अफोर्डेबल प्राइस पर, यानी अगर कोई प्रवासी है, कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति है, किसी दूसरे देश में जाकर के वो रहना चाहता है, उसके लिए कितना ज्यादा अफोर्डेबल कौन कौन सा देश है, इसकी एक लिस्ट जारी की गई। इसमें टॉप पर रहा वियतनाम। एक बार फिर से वियतनाम टॉप किया है, पिछले 4 सालों में लगातार ये टॉप पर रहा है। और इस लिस्ट में इंडिया पता है कहां पर है? इंडिया है दोस्तों 6th पोजीशन पर। टॉप पर वियतनाम, फिर कोलंबिया, इंडोनेशिया, पनामा, फिलीपींस, फिर इंडिया है। इसके बाद मैक्सिको, थाईलैंड, ब्राजील और फिर चाइना आता है। ये टॉप 10 की लिस्ट थी। अब इसमें टॉप 10 में अगर आप देखोगे तो 6 देश एशिया के हैं। सोचो, टॉप 10 में 6 देश एशिया के हैं, मतलब हम लोग दूसरे देशों के लोगों को स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं, उनको अफोर्डेबल प्राइस पर रहने वगैरह की सुविधा देते हैं। तो यहाँ पर ये लिस्ट है। इंडिया की रैंक आपको ध्यान रखनी है, 6ठे पोजीशन पर है इंडिया। इसमें बहुत सारे जो बेसिक चीजें हैं उसको लेकर के
एक सर्वे किया गया था 53 देशों में, तब ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस या क्रेन की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी अब बढ़कर के 2024 में हो गई है 19,918। ये 2024 में हो गई है। 2023 में थी 19,522। तो यानी कि 2023 से 2024 के बीच में 396 सारस क्रेन की वृद्धि हुई है। 396 की वृद्धि हुई है। 2022 में 19,188 थे 2022 में, और 2021 में ये 17,329 थे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। वृद्धि देख रहे हो लगातार होती जा रही है सारस क्रेन में उत्तर प्रदेश में। ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो सारस क्रेन कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। और आप जानते हो उत्तर प्रदेश में जो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का, वो सारस या क्रोंच ही है। तो यहाँ पर सेंसस रिलीज किया गया, इसकी गणना की गई और उसके बाद ये रिपोर्ट बताया गया। इसमें ये भी पता चला कि इटावा वन प्रभाग में सबसे ज्यादा 3,289 इस समय सारस हैं, जो पिछली बार से 500 अधिक है। मतलब पिछली बार ये 500 और कम थे, इस बार 500 की वृद्धि हुई है। और मऊ वन प्रभाग में पहली बार ऐसा हुआ है जब 6 सारस क्रेन देखे गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा सारस पक्षी पाए जाते हैं। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों के दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर कौन बनाया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया, पेरिस ओलंपिक आने वाला है, तो रोज लगभग आपको ओलंपिक से न्यूज दिखेगी। तो पेरिस ओलंपिक में अभी देखिए भारतीय जो टीम जाएगी उसका फुटवियर पार्टनर, ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर ये बनाया गया है प्यूमा को। ये फुटवियर पार्टनर है, साथ ही साथ किट वगैरह की भी सुविधाओं में अपना ये स्पॉन्सर करेंगे। तो देखो, अब जब भी कोई खेल होता है ना, उसमें खिलाड़ियों को जरूरत होती है उनके किट की। किट बोले तो जैसे कि जूते हुए या पैड हुए, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, जो वो भी किट के तहत आता है। इसके अलावा एक तो ये पार्टनर हो गया किट स्पॉन्सर। दूसरा पार्टनर होता है कि उनको जो उनकी टीम को स्पॉन्सर करता है, टीम के बाकी खर्चे वगैरह ये सब देखता है। तो जो जर्सी पर बड़ा सा नाम लिखा रहता है वो पूरा पूरा ऑफिशियल टीम स्पॉन्सर होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों के स्पॉन्सर अब होने लगे हैं। आप सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप देखोगे आईपीएल में। आईपीएल में यहाँ तक कि सिक्स से लेकर के बेस्ट कैच से लेकर के हर एक चीज, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, बहुत सारी चीजों को स्पॉन्सर किया गया रहता है अलग अलग कंपनीज के थ्रू। ऐसे ही, क्योंकि वो उस चीज के लिए वहां पर वो पैसा फंड करते हैं, इसी वजह से आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंडियन टीम की बात करें तो यहाँ पर प्यूमा इंडिया ने अभी कहा है कि हम आपका फुटवियर वाला काम देखेंगे, फुटवियर पार्टनर बन जाएंगे। इसके तहत पोडियम और फुटवियर ट्रॉली यात्रा के लिए बैकपैक पीपर्स और योगा मेट हैंडबैंड्स, रिस्ट बैंड, तौलिए, मोजे, ये सबको ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, अपने ऑफिशियल पार्टनरशिप के इस डील के तहत। भारतीय ओलंपिक संघ जो है, इसने अभी स्पॉन्सर किसे बनाया है टीम का? तो आप कहोगे अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप जो है ये ऑफिशियल स्पॉन्सर है इंडियन टीम का, और यहाँ पर ये फुटवियर पार्टनर है। पेरिस ओलंपिक के बारे में फिर से अगर बात करें तो इस बार देखो 33वां संस्करण होने जा रहा है। 32 गेम खेले जाएंगे। जुलाई अगस्त में पेरिस ओलंपिक होगा। पेरिस पड़ता है फ्रांस में, तो फ्रांस में ये ओलंपिक होगा। इनके अलावा कुछ नियुक्तियों की बात करें तो गगन नारंग को सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु और अचंता शरद कमल ये दोनों फ्लैग बियरर होंगे, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और नीरज चोपड़ा जो है ये एथलेटिक दल की अगुवाई करेंगे। अगला, निम्न में से किस सुरक्षा बल ने सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, और सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इन तीनों ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि भाई अब हम 10% सीटें आरक्षित करेंगे, रिजर्व करेंगे, जो अग्निवीर से रिटायर होकर के आ रहे हों उनके लिए। अभी आप देखो, अग्निवीरों की नियुक्ति हुई है, 4 साल अभी हुए नहीं है पहली नियुक्ति की। 4 साल कंप्लीट जब हो जाएंगे तब उनमें से 75% को निकाल दिया जाएगा, केवल 25% को ही रिटेन किया जाएगा। तो अब ऐसे में ये जो 75% बाहर निकल करके आएंगे ये अन्य नौकरियों में जा सकते हैं, क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा तो रहेगी नहीं। तो 23 साल तक मैक्सिमम रहेगी, 22-23 साल।
तो ऐसे में इन 75% जो जो निकाले जाएंगे, वहां से हटाए जाएंगे, तो उनको अगर सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, आरपीएफ ज्वाइन करना है, सीआईएसएफ ज्वाइन करना है, अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो वहां पर आने वाले समय में उनको उनके लिए सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह तो वो तो करके ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अनाउंस कर दिया है। आगे अभी और भी अनाउंस करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस यही 3 इनको लेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम 10% सीटें आरक्षित करवाएंगे। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है सीएपीएफ। सीएपीएफ में 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं। तो अभी तो ये 3 ही 4 हुई, अभी और भी फोर्सेज इसमें आएंगी, जैसे सीआरपीएफ भी कहेगा कि हाँ हम भी करेंगे शामिल, आगे बीएसएफ करेगा, बहुत सारे मतलब आएंगे, वो कहेंगे कि हम अपने यहाँ लेंगे, 10% सीटें रिजर्व रखेंगे आपके लिए। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ पर इन तीनों से हो चुकी है। क्लियर। अग्निवीर स्कीम 2022 में लॉन्च की गई थी, तब 17.5 से 21 वर्ष तक की आयु के लिए 4 वर्ष के लिए किया गया था। बाद में जब बहुत सारा विरोध हुआ कि कोविड की वजह से डिस्टरबेंस हुआ है, इधर उधर हुआ है, बर्बाद हुआ है, वैकेंसी नहीं आई, तो 2 साल और बढ़ा दिया गया था, 23 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, 25% रिटेन किए जाएंगे, उनको आगे के 15 साल के बाद निकाला जाएगा, बाकी को 75% को 4 साल बाद निकाला जाएगा। अगला, हाँ, अब इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि उनको घर भेज दिया जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। 11 लाख समथिंग स्टाइपेंड था, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको मैं अलग से वीडियो में बनाया भी था एक बार, अगर आप देखना चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। अगला, भारतीय वायुसेना ने जुलाई 2024 में पिच ब्लैक नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, एक्चुअली में ये शुरू हो चुका है। पिच ब्लैक अभ्यास जो है, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स भी इसमें ज्वाइन हो चुकी है। तो मल्टीनेशनल है, मतलब कई सारे देश इसमें आएंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित हो रहा है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसकी मेजबानी कर रहा है। 12 जुलाई से शुरू हुआ है, 2 अगस्त तक ये चलेगा। ये 2 वर्ष में एक बार होता है, द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय है। ठीक है ना, यानी 2 साल में एक बार होता है। भारत 2018 वाले में भी शामिल हुआ था, 2022 वाले में भी, और अब 2024 वाले में भी शामिल हुआ है। यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज हैं, देखिए कल मैंने आपको केवल शो कराया था, आज मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा। बिरलेस्टिक अभी हुआ था, ये भी मल्टीनेशनल है, ये कजाकिस्तान में हुआ। नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत मंगोलिया के बीच में उमरेई में हुआ। भारत मंगोलिया के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड के बीच में होता है, इस बार थाईलैंड में हुआ। रिम्पैक, रिम्पैक दोस्तों मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, अमेरिका में होता है और क्लेम किया जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। पर्ल हार्बर में अभी हुआ, अमेरिका में। होपेक्स भारत मिस्र में के बीच में हुआ, मिस्र में। तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था और भारत में आयोजित हुआ। जिमेक्स भारत जापान के बीच में, जापान में हुआ। रेड फ्लैग मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, अलास्का में, अमेरिका में हुआ। अगला, बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? तो अभी हाल ही में बागवानी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार जीता है दोस्तों नागालैंड ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, नागालैंड एडजस्ट बेस्ट इन हॉर्टिकल्चर, बागवानी के लिए ये बेस्ट अवार्ड पाए हुए हैं। तो इनकी तरफ से अभी हाल ही में जो नागालैंड की मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, बागवानी मंत्री हैं, सलहौतु ओनु क्रूज, इन्होंने ये रिसीव किया अवार्ड। ये पुरस्कार इनको दिल्ली में आयोजित हुए 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में दिया गया है। ठीक है, अब देखो भारत के कृषि मंत्री चेंज हो चुके हैं, तो इनका नाम याद रखना। शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको कृषि और किसान कल्याण का नया मंत्री बनाया गया है। वैसे कौन सा मंत्रालय के प्रधानमंत्री मंत्री कौन कौन से हैं, राज्य मंत्री कौन कौन से हैं, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप जरूर देखना। एग्जाम देने जाने से पहले उसको याद करके जाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर। 5 साल में एक बार या मुश्किल से 2 बार चेंज होते हैं मंत्रालय, तो ऐसे में क्वेश्चन जब नए बने रहते हैं तो बनते हैं। तो बहुत सारे मंत्रालय तो चेंज नहीं हुए हैं, बहुत सारे मंत्रालय के मंत्री वही हैं, सेम रखे गए हैं, लेकिन कुछ ही के चेंज हुए हैं, जैसे इनका है कृषि मंत्री ये बने हैं शिवराज सिंह चौहान जी। किस जिले में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत 15 टन आम जापान भेजे गए? तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव दोस्तों ये लखनऊ में मनाया जाता है, और लखनऊ में अभी अवध शिल्पग्राम में मनाया गया, मतलब वहां पर आयोजित हो रहा है। और इसके तहत
15 टन आम जो है ये जापान भेजने की योजना है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो 15 टन भेज रहे हैं, लेकिन इस साल भर में 2024 में जापान और मलेशिया को मिला करके 40 टन आम भेजने वाले हैं। इसकी योजना कर रहा है उत्तर प्रदेश। अब जानते हो आप, आम की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे इंडिया में। यहाँ पर इस फेस्टिवल में आम की 700 से ज्यादा किस्मों को प्रदर्शित किया गया है, 700 से ज्यादा। ठीक है, तो अवध शिल्पग्राम लखनऊ में ये हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए मी डेविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मी डेविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसने मी डेविस प्लेटफॉर्म इसलिए लॉन्च किया है जिससे जो चिकित्सा उपकरण रहते हैं ना, उनकी टेस्टिंग समय समय पर होती रहे, उनको देखा जा सके कि वो सरकारी मानक पर अपनी वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई मशीन पुरानी है और कुछ डाटा देना दूसरा था, वो दे दूसरा डाटा रही है, ऐसे में मरीज परेशान हो जाएंगे। तो मी डेविस प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया गया है चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए। चिकित्सा उपकरणों के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएगा, साथ ही साथ कौन से उपकरण से क्या चीजें होती हैं, काम क्या होता है, ये भी ये बताएगा। मतलब पूरा पूरा ट्रेनिंग देगा ऑनलाइन ही ये। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। मी डेविस का फुल फॉर्म होता है मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरणों को यहाँ पर इनकी डिटेल शामिल किया गया है। तो मतलब आपको अगर ऑपरेशन करना है, आपको नहीं पता है कौन सा डिवाइस लगेगा, क्या क्या लगेगा, कैसे उसका यूज होता है, वो सब जानकारी यहाँ पर ले सकते हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो 7 अप्रैल 1900 स्थापना 48 को हुई थी। 7 अप्रैल को इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को इसके स्थापना दिवस पर। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, टेड्रोस अदनोम इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधा को, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया दोस्तों पीएनबी ने। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है, पीएसबी है भारत की। भारत में 12 ऐसे पीएसबी हैं, केवल 12 सरकारी बैंक हैं, उनमें से सबसे बड़ी एसबीआई है, दूसरे नंबर पर पीएनबी है। तो इसने अभी हाल ही में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया है। सेफ्टी रिंग फीचर बेसिकली क्या होगा, ये मोबाइल जो बैंकिंग यूजर्स होते हैं इनको, इनकी डाटा को ब्रीच होने से बचाएगा। कोई अगर अनऑफिशियल तरीके से उसमें एंट्री करना चाहता है, कोई डाटा चुराना चाहता है, यूपीआई कोई चुरा लिया या पासवर्ड देख लिया कोई, और कुछ गलत तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहा है, हैकिंग वगैरह करके, फिशिंग वगैरह करके, तो उसमें ये मदद करेगा। उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत सारे लॉक सिस्टम, बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम ये इसमें है, जिसके तहत वो जल्दी जल्दी अनलॉक हुआ करेगा, बार बार पिन मांगा करेगा। तो फिर जो हैकर है या जो फिशर है वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा और नहीं कर पाएगा। पीएनबी ने शुरू किया है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। क्लियर? ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और साथियों, सामान्य विज्ञान की अगर आपको ई बुक लेना है तो उसको ले डालिए, क्योंकि आज अगर आप लोगे तो आज से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। मैं देख रहा था बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब ये ई बुक लॉन्च हुई थी तब वो पूछ रहे थे कि सर ई बुक लेना है लेकिन कोई ऑफर है क्या? और तब से आज लगभग 15 से 20 दिन बीत गए, कोई ऑफर नहीं मिला उनको। मैंने उसी टाइम उनको क्लियर कर दिया था कि भाई देखो, ई बुक में ऑफर वगैरह नहीं मिलेगा, आप ले डालोगे तो फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अब ऐसे लोगों का 15 दिन तो बर्बाद हुआ ना, 15 दिन में कितना कुछ पढ़ लिया गया होता, हो सकता है 15 दिन में आप रिवाइज कर डाले होते। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब ई बुक वगैरह आए, जितनी जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, उतनी जल्दी आपकी पढ़ाई उस पर स्टार्ट हो पाएगी। ई बुक आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ऐसे ही 6 मंथ की अगर आपको ई बुक लेनी है तो 6 मंथ की भी ई बुक आप ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर यही है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, वहीं पर आपको पेमेंट मेथड बताया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो इसके हैं नितिन अग्रवाल। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, ये किसके कार्यकाल में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड मेयो के। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है रूस के द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द पोस्टल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का सदस्य नहीं है, ये भी बताइएगा।
आज की ही वीडियो में शुरुआत में मैंने आपको बताया हुआ है। कमेंट करके दोनों क्वेश्चन के जरूर आंसर करना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर तो मिलेगी ही, साथ ही साथ पीडीएफ आपको मैं एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वहीं पर आपको क्विज भी मिल जाएगी। तो फ्री क्विज फ्री पीडीएफ के लिए एमजीटी ऐप डाउनलोड करें। और बस इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।